थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेसेस, बहुत कुछ ऐसा है जो हम देखेंगे आज के इस फाइनल एपिसोड में विजयी भव सीरीज के। ये एक फाइनल पार्टिंग ब्लेसिंग है आपके लिए। आप सब अपने IIT-JEE एडवांस की परीक्षा में जो जस्ट आने वाली है, बहुत अच्छे से काम करें, सफल हो, पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से, शांत मन से, दत्तचित्त होकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करें, ऐसी मां सरस्वती से प्रार्थना है। और इसी के साथ देखते हैं हम अपना फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। A 200 liter 1 mole sample of vapors of a single organic compound V। अच्छा, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और उसी वो 300 केल्विन पर है, 1 मोल है, 200 लीटर वॉल्यूम है। अगर आप देखें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो P इज nRT अपॉन V। मोल देखें 1 और 300 केल्विन और वॉल्यूम है 200 लीटर्स। वेल, अगर आप देखें तो प्रेशर कितना आ जाएगा? वेल, 1/8 एटमॉस्फेयर, 0.125 एटमॉस्फेयर। प्रेशर एटमॉस्फेयर के मुकाबले काफी कम है। अच्छा, इट इज प्रेजेंट इन अ वेल इंसुलेटेड सिलेंडर विद अ मासलेस, फ्रिक्शनलेस, जादुई वेल इंसुलेटेड पिस्टन, स्टैंडर्ड जैसा होता है, हेल्ड बाय क्लैंप्स। प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेयर पिचका ना दे, इसलिए यहां पे क्लैंप्स लगा रखे हैं, आड़ लगा रखी है, रोक रखा है उसे, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। द क्लैंप्स आर रिलीज्ड and the volume of gas sample is halved by the atmospheric pressure। प्रेशर ज्यादा है, उसने एकदम प्रेशर लगाया और वॉल्यूम आधा कर दिया, ऐसा लिखा है। As shown in the figure, the piston stays fixed in the final position। फिगर में लिखा है फिक्स्ड क्लैम्प्स, यहां पर फिक्स्ड क्लैम्प्स लगे हुए हैं। जैसे ही वो उसका वॉल्यूम आधा हुआ, अटका लिया क्लैम्प्स ने उसे, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, फिगर में दे रखा है, ठीक है। और आप कहेंगे ये लाल निशान नहीं बने हुए, लिखा हुआ है रिमूवेबल क्लैम्प्स, फिक्स्ड क्लैम्प्स, बिल्कुल क्लियर लिखा है यहां पे, तो लाल निशान की ऐसा जरूरत नहीं है, वहां पे ड्रॉ करनी। फिर the piston stays fixed in the final position during this contraction, no chemical reaction occurs, it may occur after the reaction is complete। तो जो कंपाउंड था, गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा था वैसे का वैसे ये वॉल्यूम आधा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? द फाइनल गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू फ्रीजिंग वाटर, ठंडे ठंडे पानी से गुजारना चाहिए किसे? उस गैसियस मिक्सचर को। अ कंपाउंड P इज कंडेंस्ड व्हाइल द ओनली अदर प्रोडक्ट गैस Q एस्केप्ड। अच्छी बात है। Q टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड फाइनली कलरलेस। वाओ, पहली सुंदर चीज है, लाइम वाटर मिल्की और कलरलेस का धंधा कौन चलाता है? दो गैसेस हैं, CO2 या SO2। तो Q हो ना हो, इनमें से ही कुछ है, आखिर Q। फिर क्या है? P अंडरगोज ट्राइमरिक कंडेंसेशन। शब्दों पर ध्यान दीजिए, ट्राइमरिक कंडेंसेशन to 135 trimethyl benzene with concentrated sulfuric acid। Now 135 trimethyl benzene हेमीमेलिटीन, कितने कार्बन हैं? 9 कार्बन हैं, और ट्राइमरिक कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल हट भी जाता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जस्ट इसी को डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारे पास एग्जैक्ट P आ जाएगा, पर एक हिंट जरूर है कि कोई ऐसी चीज है, 9 कार्बन वाला ये है, और ट्राइमराइजेशन के बाद मिला है, तो P में 3 कार्बन होंगे, ये तो पक्का है। C3 कुछ कुछ और हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कुछ भी हो ईश्वर जाने। आगे डेटा दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक काम करो, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन ही देखो। क्या याद आता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस तरह का प्रोडक्ट ट्राइमराइज करने के बाद कौन दे सकता है? जी हां, ये क्वेश्चन पहले IIT-JEE में आया हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 2-3 साल में ही JEE एडवांस्ड में ये रिएक्शन पूछा गया था। क्या था? याद करिए। जी हां, ये अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है, बहुत रेयर रिएक्शन है। एसीटोन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अल्डोल कंडेंसेशन करती है,
वो इस तरह का ट्राइमरिक कंडेंसेशन करके हेमिमेलिटीन या 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन बना देती है। ओके, तो ये कौन है? ये भाई साहब जो थे कौन? पी और कुछ नहीं, पी एसीटोन। कैसीटोन? ये एसीटोन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है, लेकिन हां, क्योंकि पुराना चाहिए का क्वेश्चन है, रीसेंट पास्ट का है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको यह ध्यान में रहना चाहिए। अब अगर पी एसीटोन तय हो गई और क्यू एसीटोन और क्यू SO2 सिंपली, अच्छा एक बात ही बताओ, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। एडियाबैटिक क्यों? वेल इंसुलेटेड है, फास्ट भी होगा, नहीं हो फास्ट तो भी भाड़ में जाए, वेल इंसुलेटेड तो है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन तो है। एडियाबैटिक कंप्रेशन अगर गैस का हो रहा है तो उससे गैस क्या होगा? उसके ऊपर वर्क डन है, जी हां, गैस ने एनर्जी गेन करी है, जी हां, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्चुअली क्या किया गया? उसे गर्म किया गया है, उसे गर्म किया गया है और वो टूट गया है एसीटोन और CO2 या एसीटोन और SO2 में। अब एक बात बताइए, किसकी फील ज्यादा आती है? गर्म करने पर डिकम्पोज वगैरह कुछ याद आता है? कौन करता है? हाँ, याद तो आता है। क्या याद आता है? गर्म करने पर अगर डिकम्पोज करने की बात करें तो एक बड़ी प्यारी चीज ये काम करती है, अगर आपको गौर फरमाएं आप उसको, और कौन है वो चीज? CO2 छोड़ देना कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो गर्म होने पर डी कार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, यानी कि CO2 छोड़ देते हैं। आपके पास है CH3 CO CH3। अगर आप एक स्टेप उल्टा चलें तो CH3 CO CH2 H, यहां बीच में CO2 और लगा दो। ये क्या है? अगर आप देखें, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड्स, अगर आपको याद हो, बहुत शानदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। बीटा कीटो एसिड्स को अगर आप गर्म करेंगे, दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन। 250-300 डिग्री के ऊपर गर्म करेंगे तो मजे से वो खुद ही डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं और कोई रिएजेंट नहीं चाहिए। वो बहुत सुंदर इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म है। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। आपके पास है CH3 CO CH2 COOH, इस तरह से। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है? CO2 को निकलना है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर। ये कैसे लिख दिया आपने? अगर आप चाहें तो मैं और ढंग से समझा के बता सकता हूं। आप इसकी कल्पना कई टुकड़ों में इसकी कल्पना करी जा सकती है। कैसे? आप सबसे पहले तो ऐसे इमेजिन कर लें कि ऑक्सीजन ने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, अदरवाइज ये होता तो एक झटके में है। मान लीजिए इस तरह से हमने बनाया, ठीक है। तो अब क्या होगा? H+ निकल गया, तो जैसे ही निकालेंगे तो आएगा CH3 COH+, CH2 CO O-, ऐसा आ गया आपके पास। अच्छी बात है। अब क्या होगा? अब आप ये देखिए, यहां प्लस है तो एक ऑप्शन और है कि इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाए। अगर जंप कर जाएंगे तो यहां प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना? प्लस आएगा अगर यहां से इलेक्ट्रॉन नोच के इधर दे देते एक क्षण के लिए। बल्कि अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा CH2 CO, बहुत ही इमेजिनरी स्टेप्स में ऐसे तोड़ के बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉन यहां आया और एक क्षण के लिए मान लीजिए ये यहां चला गया। क्या बनेगा? CH3 COH, यहां प्लस है और यहां CH2 जिसपे माइनस है और आपके पास CO2 ऐसे। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए उन इमेजिनरी टुकड़ों में तोड़ के बता रहा हूं। ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म तो वो है, लेकिन जब से ही वो लिखते हैं बच्चे कहते पता नहीं क्या कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए
भाई ये बड़ा आसान सा स्टेप है, H प्लस दे दिया, इसने ले लिया, ऐसा आ गया। फिर इसके ये CO2 टूट के निकल गई साहब, ये ऐसा बना। अब ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा CH3 COH CH2, ये इनॉल है जी हाँ, तो टॉटोमराइज भी करा लो तो टॉटोमराइज होकर कीटो बन जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट बन गया आपके पास, है ना। और यहां पे जो हमने लिखा है इसमें भी आप देखोगे जब टूटेगा तो CO2 और ये इनॉल बस यही बनेंगे, बाद में टॉटोमराइज करके कीटो तो हम बनाते रहेंगे। ये वो पूरा रिएक्शन है, कौन सा, डीकार्बोक्सिलेशन का। तो हो ना हो जो P है हमारे पास, वो P और कुछ नहीं, वो P ये है। अच्छा, अब ये मोनोएटॉमिक गैस तो नहीं है ना, डायटॉमिक ना, ये तो पॉलीएटॉमिक है। अगर पॉलीएटॉमिक है तो इसके लिए गामा 4/3 लेकर आप आगे चल सकते हैं। कैसे, आइए अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। क्या है, एक चीज हो, V पता लग चुका है, V है CH3 COCH2 COOH। अब थोड़ा सा थर्मो का हिस्सा है मेरे पास। जब कंप्रेशन हो रहा है उस पूरी प्रोसेस के लिए आप देखें, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। Q 0 है क्योंकि वेल इंसुलेटेड है, और वर्क डन W। नाउ डेल्टा E इज NCV डेल्टा T which is minus P external V final minus V initial, right? Irreversible process है। P raised to gamma constant मत लेना इसमें, क्यों? P raised to gamma constant तब आता है जब एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हो, यहां वो लागू होगा ही नहीं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन है। आपको कैसे पता इरिवर्सिबल है, यहां तो लिखा नहीं है। बाहर 1 एटमॉस्फेयर है, अंदर 0.125 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर डिफरेंस इनफाइनाइटसिमल नहीं है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से प्रोसेस रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती। रिवर्सिबल प्रोसेस में तो हर स्टेज पर अंदर और बाहर प्रेशर बराबर होता है, और यहां नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी ध्यान देने लायक है। तो आप इसको देखिए, अब CV क्या है, ये है NR अपॉन गामा दी पहलवान -1 T फाइनल माइनस T इनिशियल इज माइनस P एक्सटर्नल इज 1 एटमॉस्फेयर, V फाइनल इज 100 लीटर माइनस 200 लीटर, तो ये आ गया 100 लीटर एटमॉस्फेयर। N है 1 मोल, R है 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। T फाइनल माइनस T इनिशियल देखा जाएगा, निकालेंगे, अपॉन गामा -1 4/3 -1। वाह, लीटर एटमॉस्फेयर कट गए, मोल कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया देयरफॉर डेल्टा T इज इक्वल टू 100 इंटू 12 इंटू 4/3 -1 इज 1/3। बस, अरे वाह, तो बढ़िया कैलकुलेशन है, ये आ गया 400 केल्विन। अच्छा, तो T फाइनल इज कितना जाएगा, दिस इज T इनिशियल प्लस 400 विच इज इक्वल टू 700 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 700 केल्विन। ऑप्शंस पढ़ते हैं। फाइनल टेम्परेचर जस्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज 378 केल्विन। अगर आपका आंसर ए आया है तो आपका एक कंसेप्ट गलत है, आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिस्टिंक्शन करना अभी नहीं सीखा, इसको देख लीजिए। और कैसे है, बड़ा आसान है, मैंने बताया था। रिवर्सिबल तब होगी या तो लिखा हो क्वेश्चन में, और या अंदर और बाहर हर समय प्रेशर डिफरेंस इनफाइनाइटसिमल हो, अंदर और बाहर प्रेशर लगभग बराबर हो। इसीलिए आपको याद होगा हमने पहले इनिशियल प्रेशर निकाला था जो 1/8 एटमॉस्फेयर आ गया था। बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, अंदर 1/8 है, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब रिवर्सिबल तो ये हो ही नहीं सकता। तो आप ये देखें, एक सही ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं है। बी मैच हो रही है, हाँ जी बी मैच हो रही है। सी, वी लिबरेट्स हाइड्रोजन विद सोडियम इन ड्राई ईथर। एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ है। हर वो पदार्थ जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम टपकाने पर हाइड्रोजन लिबरेट करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो सी सही है, हाँ। और डी, पी गिव्स डीडीटी विद क्लोरोबेंजीन। पी कौन है, पी इज एसीटोन। एसीटोन गिव्स डीडीटी विद क्लोरोबेंजीन एंड डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। झूठ है ये, क्लोरल ये करती है। अगर आपके पास ट्राइक्लोरो
एसिटाल्डिहाइड या क्लोरल होता तो क्लोरल विद क्लोरोबेंजीन एंड डीडीटी या विद क्लोरोबेंजीन H2SO4 गिव्स डीडीटी, एसीटोन का ये काम नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। बिल्कुल इसी बहाने वो डीडीटी वाला रिएक्शन भी हमने आपको याद दिलाया, ध्यान कीजिएगा, अच्छा रिएक्शन है। क्लोरल व्हेन रिएक्टेड विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग H2SO4 गिव्स डीडीटी, दिस इज नॉट द केस। सही आंसर्स हैं बी और सी आज के लिए। तो आज का सही उत्तर है बी और सी। और इसी के साथ हमारी ये अभिनव श्रृंखला 2020 के लिए विजयी भव समाप्त होती है। और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, करी जा सकती हैं, पर आपका समय कीमती है। एक ही शब्द कहूंगा, दो शब्द कहूंगा रैदर, विजयी भव। गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसी चल रही तैयारी आपकी? अच्छा लग रहा है? आर यू एंजॉइंग बेटर? दिस इज द 10th डे एज वी हैव प्रॉमिस्ड फॉर आवर प्रोग्राम विजयी भव। विजयी भव प्रोग्राम का आज 10वां दिन आपके साथ संपन्न होता है। एक सबसे बहुत शानदार क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कभी कभार कि सर ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में कहाँ आते हैं एडवांस में। आप देखेंगे मैंने मिलता जुलता क्वेश्चन लिया है, इसको बोलते हैं VSQ, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। आईआईटी मेंस में, सॉरी IIT जी एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी पैटर्न को मिलता जुलता हुआ थोड़ा सा हमने, वहाँ लीनियर फॉर्म में था, हमने पावर 2 के फॉर्म में लिया है और थोड़ा सा फैक्टोरियल लगाया है ताकि क्वेश्चन में नयापन आ सके। ऐसे पैटर्न पे IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पहले भी कहा था इट इज वी आर ट्राइंग टू इनहेंस योर मेंटल लेवल, आपके मेंटल लेवल को बढ़ाने का प्रयास, ताकि आपको क्वेश्चन जब IIT एग्जाम में दें। और बाय द वे आप पास यहाँ जो 2 है, ये 2 के प्लेस पे अगर आपको 1 दिखे तो आपको परेशानी नहीं हो। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपको देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा कि भाई इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा, बट जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फन दिखेगा, इस क्वेश्चन में फन दिखेगा, कितना सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता। सो जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चन, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे। और यहाँ देखो समेशन में दिया हुआ है, ठीक है, समेशन के फॉर्म में है। अब आपको दिमाग में माइंड में बात क्या आएगा कि लिमिट एज ए सम यूज किया गया है, बट वी आर नॉट ऑपरेटिंग लिमिट एज ए सम। दिस इज ए टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में हमने रीलोडेड कैलकुलस में, ठीक है ना, बहुत सारी बातें ऐसे ऐसे कही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नए नए डाले गए हैं, काफी अच्छा प्रयास किया गया है। तो वैसे ही क्वेश्चन एक उठाया गया फिर से। अब देखा यहाँ पे हमारे पास उसी के साथ मल्टीपल में दिया हुआ है, पाई ऑफ दिस मीन्स मल्टीपल ऑफ दिस ऑफ dx, इसका वैल्यू एक गिवन है, तो मुझे m और n का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहली बात है मैं इसे उठाता हूं कि ये है क्या, ये क्या है। इसको अपन मान लेते हैं a मान लिया। a अपने पास क्या है, पाई ऑफ x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k का वैल्यू कितना है, 1 to 100। हो सकता है आपके एग्जाम में 1 to 10 दे दे, हो सकता है 20 दे दे, इट डजंट मैटर, नंबर आप अपने हिसाब से देख लेंगे क्या दिया है। ये क्वेश्चन है तो करोगे, फैक्टर ब्रेक करोगे, k का वैल्यू 1 2 3 4 है, इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड डॉट 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 कहां तक, अप टू x स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, दिस वन। अब सिंपल सी बात है, देखो तो ये जो सीरीज हमारे पास जो बन रहा है, ठीक है ना, ये जो रिलेशन दिख रहा है आपके पास फैक्टर में, अब इसमें क्या करें, इसको सम में लाना है, आपको लाना इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो पहले इसको लॉग लगाओ फिर डिफ्रेंशिएट करो। तो देखते हैं, इसको लॉग लगाते हैं तो यहाँ अपने पास हो जाएगा लॉग ए। लॉग ए ले लिया, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, log of x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड डॉट डॉट ऐसे से लेंगे आप, लास्टली आ गया log of x स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, राइट। अब क्या करने का, अब कहो सर लॉग में आ गया, लेंदी फॉर्म में आ गया, फिर कैसे आएगा इंटीग्रेशन फॉर्म में। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो आप, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे e हमारे पास है। अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ लिखा d ऑफ x, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख के काम चलाते हैं। ये अपने पास क्या हो गया, 1/a और d dx, dA dx।
a इज ए फंक्शन ऑफ x, सो डी ए डी एक्स हो गया, और यहाँ क्या हो गया, log का 1 बाय दिस, तो ट्वाइस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड डॉट 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 कहां तक, ट्वाइस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, राइट। ये आ गया। क्या करेंगे, अब यहां से 2 बाहर निकालो। अब लगता है कुछ समीशन में आ रहा है, ये समीशन दिख रहा है, अब ये दिखना शुरू हो गया। अपने पास क्या करेंगे, यहां लिखूंगा मैं डी ए डी एक्स, राइट। ये अपने पास क्या हो गया, और इसको ले आइए हाफ, ये हो गया a इंटू, इस 2 को उठाया बाहर से, ले लेफ्ट ले हाफ, तो 2 इंटू समेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के का वैल्यू अपने पास 1 to 100 है। अब ये अपने पास a कितना है, a अपने पास हमारे पास है, जो आपने लिया था वही तो है अपने पास a, तो यहां लिखा हमने समेशन में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के बिकम्स 1 to 100, राइट, इंटू क्या, इंटू a। अब इस a का वैल्यू दे दो आप, a का वैल्यू अपने पास हमने ये लिया हुआ है, a का वैल्यू दिस वन, ये अपने पास हो गया पाई ऑफ k का वैल्यू 1 to 100 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। ये अपने पास कंडीशन आ गया। अब यहां से dx भी चाहिए। अब देखो तो क्या हो गया, यहाँ dA बाई dx है, इसको मैं ठीक करता हूं क्या, अब मैं इसको ठीक करता हूं तो कैसे लिखूंगा मैं, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो आइए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, 2 लाइन, 1 लाइन। अब यहां से लाता हूं मैं, ये हो गया आपका डी, ये हो गया हाफ डी ए, ओके, इसको लिख सकते हैं आप हाफ ऑफ डी ऑफ ए, ओके, इक्वल टू राइट में जो चला गया उसके साथ, ये हो गया अपने पास इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक, 0 to 1, ये हो गया 0 to 1, और बाकी एज इट इज लिख दो आप। एज इट इज क्या लिखोगे, यहां हो गया समेशन में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के का वैल्यू 1 to 10 100 इंटू पाई ऑफ के का वैल्यू 1 to 100 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस वन एंड dx दिस वन। ये कंडीशन अपने पास, ये कंडीशन अपने पास आ गया, तो होल के साथ हो गया d ऑफ x, यहां से आ गया दिस। अब इसको ठीक करेंगे आप। अब इसको मैं यहां से 1 लाइन हटाता हूं, अब यहां से मैं 1 लाइन हटाता हूं आपके लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां से क्या हो गया, इसको मैं लिखता हूं, राइट वाले को लिखता हूं लेफ्ट साइड में, इससे कैरी फॉरवर्ड करता हूं नीचे, यहां से ये अपने पास आ गया फिर से। अब देखो क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 0 to 1, इसे लाता हूं लेफ्ट में, ये क्या हो गया, समेशन k का वैल्यू 1 to 100 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पाई k का वैल्यू 1 to 100 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर dx। ये आपने लिख दिया, जो राइट साइड में अपने पास था, इसे आपने क्या किया, इसको फिर से यहां लाए, और लेफ्ट में क्या बचा, लेफ्ट में बच गया आपका हाफ ऑफ a, a हो गया अपने पास 0 to 1, यहाँ हो गया लिमिट में आपके पास हो गया 0 to 1, और a का वैल्यू अपने पास क्या था, a अपने माना था किसका वैल्यू, a अपने माना था हाफ ऑफ, a हो गया पाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वेयर k का वैल्यू 1 to 100, दिस वन 0 to 1। अब जहां पे आपको x दिखे, अब जहां आपको x दिखता है वहां पे आप इसका वैल्यू दे दीजिए, जहां आपको x दिखे उसका वैल्यू रख दो आप। अब देखो आपने क्या किया, अब आपने क्या किया है, यहां से देखिएगा, ये वैल्यू अपने पास आ गया हाफ ऑफ x का वैल्यू 1 रखेंगे, ये हो गया पाई ऑफ k का वैल्यू 1 to 100 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस, सब 0 दोगे तो यहां से तो पाई मीन्स मल्टीपल है, तो 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर,
ये हो जाएगा फैक्टोरियल 100 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपके पास आ गया। सो दिस इज द कंडीशन माय डियर। अब देखिए आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था ये क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे पावर m है, ये अपने पास हो गया m, और यहाँ अपने पास n है, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया n, ये हो गया n। इसे लिखेंगे आप 1 मिनट, ये अपने पास m हो गया और यहाँ हो गया n। अब कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ऑब्जर्वेशन में क्या चाहिए, अब जरा चेक कर लें, मिला लें, मैच कर लें, सब सही है कि नहीं है, सब सही है। अब आंसर फर्स्ट में ये m भी n है और n भी n है, अपने पास क्या आ गया, m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2, राइट। तो अब देखो तो m अपॉन n ये हो गया 1, m प्लस n 4 है, ये बिल्कुल सही है, 2 प्लस 2 4 है, m माइनस n ये हो 0 होता है, यहाँ 0 होना चाहिए तो गलत हो गया, 2m तो 4 माइनस 2 2, ये आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन का तरीका। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन ऑफ लास्ट 10 डेज। आपने आखिरी जो 10 दिन से चल रहा था सेशन हमारा, विजयी भवा का प्रोग्राम हमारा, इससे आपने काफी एंजॉय किया होगा। वी ऑल हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, आवर लेवल बेस्ट। हमने SM सर ने, बाहेती सर ने, RPS सर ने, सबने काफी मेहनत की आपके लिए। नए नए क्वेश्चंस जो हमारे पास अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते गए, उसमें थोड़ा सा चेंज करके, नयापन डाल करके आपके लिए हमने प्रेजेंट किया, ताकि आपका मेंटल लेवल भी हाई हो। और ये भी प्रॉमिस है इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन पॉसिबली आपके IIT एग्जाम में रहे, आपके IIT एडवांस में रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी वादों के साथ, आपकी शुभेच्छा के साथ आपके लिए विजयी भवा प्रोग्राम। थैंक यू माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट, तो सी यू एंड फाइनली विजयी भवा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास एडिफिकेशन कोटा। आज हम तैयार हैं अपने फाइनल क्वेश्चन के साथ, द 10th क्वेश्चन। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं, तो देखें तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा, चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। तो कहा क्या है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, थिकनेस दी हुई है 4 mm, अपर्चर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ओरिजिन पे रखी हुई है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -60,0 पर। एक प्लेन मिरर 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, प्लेस्ड एट 60,0। कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले तो ये एक लेंस है, यहाँ से लेंस से लाइट जाएगी, कहीं इमेज बन रही होगी, और उस इमेज बनने से पहले ही मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो लेंस से जो इमेज बनेगा वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज बनेगा। ठीक है, पहले तो हमें लेंस की फोकल फाइंड आउट करनी है, उसका अपर्चर गिवन है, थिकनेस गिवन है, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करने के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता लगाएंगे उसको पहले हम देखें, जिससे कि हम फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सके। तो ये अपना लेंस है, ये अपना लेंस है, इसकी कुछ थिकनेस है t, हाफ ऑफ द अपर्चर यहाँ पर b कहा है। तो ये इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो b स्क्वायर प्लस r माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रोक्सीमेटली b स्क्वायर बाई 2t आता है, क्योंकि t जो थिकनेस है वो मिलीमीटर में है, जबकि b जो है वो सेंटीमीटर में है। तो b स्क्वायर के कंपैरिजन में t स्क्वायर नेग्लिजिबल है, तो इसको अगर हम रिमूव कर दें तो b स्क्वायर बाई 2t वैल्यूज पुट कर दें, तो इस लेंस का फोकल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है ये 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के एक सरफेस का हमें मालूम है, दूसरा तो प्लेन सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। तो फोकल लेंथ के फॉर्मूले में हम पुट करें, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 3/2 माइनस 1 पहले सरफेस का, इस प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। तो ये लेंस का फोकल लेंथ आ गया।
40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट को हमने 60 पे रखा है, टू बी प्रिसाइज -60 पे रखा है। तो इमेज जो बन रहा है, हम लेंस फॉर्मूले को यूज करके v = uf/u+f यूज करें। यहाँ से जो लेंस से इमेज बना है वो 120 सेंटीमीटर पे बना है। तो लेंस से इमेज 120 सेंटीमीटर पे बना है। तो हमने दो रेस कंसीडर की हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाकर मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और दूसरी और एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, जिसका कि अगर मिरर नहीं होता तो ये जो लाइट है ये यहाँ कहीं आकर मिलती और कोई I1 इमेज बनाती जो कि 120 सेंटीमीटर पे इमेज बनता। लेकिन ऑन द पाथ ऑफ दैट लाइट रे एक मिरर रखा हुआ है, तो मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये मिरर का नॉर्मल है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे आ रही है वो मिरर पे 60 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। 60 पे इंसिडेंट हो रही है ये, तो 60 पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। एक लाइट रे जहां रिफ्लेक्ट हो रही है जिस पाथ में, दूसरी लाइट रे अब उसी पाथ में कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगी, यानी इस लाइट रे के पाथ में यहाँ कहीं फाइनल इमेज बनेगा। तो 60 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हुई है, 60 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी। ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर पीछे है, तो ये भी यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। ये डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। अब इससे हमें फाइनल इमेज का कोऑर्डिनेट पोजीशन कहाँ पर है ये फाइंड आउट करना है। तो उसको हम देखें, यहाँ से ये जो इस पाथ में 60 डिग्री पे जाकर इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे 60 डिग्री एंगल पर, तो इसके कोऑर्डिनेट अब हम फाइंड आउट करें। ये I1 60 पे था, फाइनल इमेज I भी इधर 60 पे। इसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 60,0। ठीक है, ये 60 है, ये 60, ये 60, ये पूरा भी 60 है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ये कंपोनेंट जो है वो 60 cos 60 है, और ये वर्टिकल जो है ये 60 sin 60 है, 60 sin 60, और ये वाला 60 cos 60 है। तो इसका x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 60 था प्लस 60 cos 60, और तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 60 प्लस 60 cos 60, तो 90 सेंटीमीटर पे। तो इसका x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट 60 sin 60 है, दैट इज 30√3 सेंटीमीटर है। तो x y कोऑर्डिनेट इसका जो है दैट इज 90, 30√3 सेंटीमीटर। तो ये अपने इमेज का फाइनल पोजीशन है। आई होप आप लोगों ने अपना टाइम जो डिवोट किया इसके बाद एग्जाम फोड़ के आओगे। विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। थैंक यू।